बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत दूर तक उन आवारा लड़कों ने मेरा पीछा किया था, लेकिन मैं भी किसी तरह से अपनी इज्जत बचाकर इस कब्रिस्तान में छुप गई थी। आज की रात इस कदर खौफनाक होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक ऊंची और बड़ी कब्र के पीछे छुपकर बिलक बिलक कर रो रही थी। खौफनाक रात की तारीकी में मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ तो मुझे अपनी इज्जत जाने का था। तभी तो यहाँ छुपने की वजह से मेरी इज्जत बच गई थी। मैं एक अनजानी कब्र पर सर रखे फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। कब्र के अंदर से आने वाली आवाज ने मुझ पर दहशत तारी कर दी थी। मैं उठकर यहाँ से भागने वाली थी कि अचानक मुझे एक लंबा चौड़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसने मुझे यहाँ पर देख लिया था, लेकिन मैं हैरान रह गई कि उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक ढेर था। फिर जिस कब्र के पास बैठी मैं रो रही थी, वो उसी कब्र पर गुलाब के फूलों का ढेर लगा रहा था। उसने वहां अगरबत्ती जलाई और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। भला आधी रात को कौन कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए आता है? मेरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। तभी वो पलटने लगा तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो ठिठक कर रुक गया। कौन हो तुम लड़की, और यहाँ क्या कर रही हो? उसका लहजा बहुत ही भारी और आंखें खौफनाक थी। मैं कांपते हुए उससे कहने लगी, वो मुझे मेरे चाचा ने घर से निकाल दिया। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। घबराहट में मुझसे अजीबोगरीब अल्फाज अदा हो रहे थे जिन्हें मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वैसे तो मुझे तुम जैसी लड़कियों से नफरत है, लेकिन अब मैं इतना भी संगदिल नहीं कि तुम जैसी जवान लड़की को अकेला इस कब्रिस्तान में छोड़कर चला जाऊं। वैसे भी सब आने वाले होंगे, ऐसे में अगर उनकी नज़र तुम पर पड़ी तो गजब हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने के लिए ठिकाना देता हूँ। उसकी आवाज़ में न जाने कैसी धौंस और हाकमियत थी कि मैं किसी गुलाम की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसे लड़कियों से क्यों नफरत है और वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन मैं एक लफ्ज़ भी ना पूछ सकी क्योंकि मुझे उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मेरा नाम सवेरा है। मैं एक यतीम और खूबसूरत लड़की थी। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं अपने जालिम चचा के घर में रहती थी। वो और उसकी बीवी इंतहाई जालिम थी। बात बात पर जुल्म करना उनका वतीरा था। उनके 3 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। वो चाहते तो मुझे अपनी बेटी की जगह पर रख सकते थे, लेकिन चाचा को बेटियों से सख्त नफरत थी। उसकी वजह यह थी कि मेरी दोनों फुप्पो, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, उन दोनों ने अपनी पसंद से शादी की और एक एक करके घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से चचा और अब्बू का पूरा खानदान बदनाम होकर रह गया था। अब्बू ने तो ये सदमा इस कदर दिल पर ले लिया कि वो जल्द ही इस दुनिया से चले गए, और फिर अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। अब वो एक दूसरे शहर में रहती थी, अपने दूसरे शौहर और बच्चों के साथ, जबकि वो मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। मैं चाचा के दर पर आ पड़ी थी, लेकिन चाचा मुझसे सख्त नफरत करते थे और चाची से कहते थे कि इस पर हद से ज्यादा पाबंदी लगाओ। अगर इसने भी ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मुझे उनकी ऐसी बातों से खौफ महसूस होता था। वो मुझे घर से बाहर झांकने भी नहीं देते थे। पहले पहल तो उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन जैसे ही मैं 5वीं क्लास में दाखिल हुई तो अचानक ही उन्होंने मेरा स्कूल में जाना बंद करवा दिया, क्योंकि मेरा कद काट बढ़ रहा था और खूबसूरती में भी मैं बेमिसाल थी। मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। जो भी मुझे देखता तो वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। उनके तीनों बेटे भी बिल्कुल अपने बाप की तरह हाकमियत पसंद इंसान थे। वो तीनों के तीनों मुझ पर हुक्म चलाना, मुझसे बदतमीजी करना अपना फर्ज समझते थे। मुझसे नौकरानी की तरह बात करते। मैं पूरे घर का काम काज करती, फिर भी चाचा और उसकी बीवी मुझसे खुश नजर नहीं आते थे। फटे पुराने कपड़े पहने मैं एक स्टोर नुमा कमरे में पड़ी रहती थी। कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मेरी इस दुनिया में पैदाइश का मकसद शायद चाचा और उसकी बीवी को खुश करना था, और उनके बच्चों को भी। यही वजह थी कि मैंने अपनी जिंदगी तो नहीं जी थी। हाँ, एक घुटन ज़िदा जिंदगी जरूर मेरा मुकद्दर बनी थी। अब मैं अपनी हम उम्र लड़कियों को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ देखती तो मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगती थी। चाची तो मुझे छत पर भी नहीं जाने देती थी। उन्होंने मुझे मेरी काल कोठरी में ही बंद करने का फैसला किया था,
کیونکہ اب میں 18 سال کی ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی اور میں خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی۔ اسی لیے چاچا کہتے کہ ضرور یہ بھی اپنی پھپھو کی طرح ہی کارنامہ کرے گی جیسا میری بہنوں نے کیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس علاقے میں عزت بنائی ہے۔ اگر میری عزت پر آنچ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے تیور بہت خطرناک تھے۔ میں تو ان کی آواز پر ہی سہم جاتی تھی، لیکن ایک دن تو غضب ہی ہو گیا۔ اس دن چاچی کی طبیعت خراب تھی اور میں پورے گھر کے کپڑے دھو رہی تھی، جلدی جلدی ہاتھ چلانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ مجھے شام کا کھانا بھی بنانا تھا۔ کپڑوں کی بالٹی بھر چکی تھی، انہیں سکھانے کے لیے میں اوپر چلی گئی۔ تب کسی نے مجھے اشارے کیے اور اپنی طرف بلانے کی کوشش کی تھی۔ میں ہڑبڑا کر رہ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو سامنے کھڑا نوجوان لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایسے بھاگی تھی جیسے میں نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ نیچے آ کر بھی میرا پورا وجود کانپتا رہا۔ شکر تھا کہ وہاں چاچی یا کوئی اور نہیں تھا، ورنہ تو شاید اسی وقت میری موت ہو جاتی۔ اب میں اوپر چھت پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن دوسرے دن چاچی نے کہا جاؤ چھت سے سوکھے ہوئے کپڑے لے کر آؤ۔ اب میں ڈری سہمی اوپر تو آ گئی تھی، جلدی جلدی کپڑے اکٹھے کیے اور انہیں اٹھا کر نیچے آ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک کاغذ میرے منہ پر آ کر لگا۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ کاغذ کہیں کوئی اور نہ اٹھا لے، اس لیے میں نے ہی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جیسے ہی چاچی سے چھپ کر اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کسی لڑکے کا خط تھا جس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں، وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے موت اب میرا انتظار کر رہی ہے۔ ان قریب اس لڑکے کے بارے میں چاچا اور اس کے بیٹوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ میرا قتل کر دیں گے۔ اب میں کبھی چھت پر نہیں جاؤں گی۔ میں نے اسی وقت کچن میں کام کرتے ہوئے اس کاغذ کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، لیکن دوسرے دن جو ہوا اس نے مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ جب ایک عورت چاچا اور چاچی کے پاس آئی اور کہنے لگی میرا بیٹا حمزہ تمہاری بھتیجی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ بھی اسے پسند کرتی ہے، دونوں چھت پر جا کر اشارے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور تو اور ایک دوسرے کو خط بھی لکھتے ہیں۔ اب بتاؤ، میں تو اپنے اکلوتے بیٹے کے آگے مجبور ہوں، اس لیے تمہاری اس بھتیجی کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ چاچا تو کھڑے ہو گئے۔ ذلیل کر کے پہلے تو اس عورت کو نکالا، پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اتنا مارا کہ اس دن میرا پورا وجود زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ لیکن اگلے دن تو مجھ پر اور بھی قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے پتا چلا کہ چاچا اور اس کے بیٹوں کا ارادہ مجھے زہر دینے کا ہے، کیونکہ میں ان کی بدنامی کا باعث بنی تھی۔ نہیں، مجھے ایسی موت نہیں مرنا، میرا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی؟ پھر نہ جانے اگلے دن موت کا خوف تھا یا پھر میری خود کی ہمت تھی کہ میں نے اپنی کالی چادر اوڑھی اور گھر کے خفیہ دروازے سے فرار ہو گئی۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اتنی بھیانک موت نہیں مرنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ اس قدر غلط ہوگا۔ جب میں نے کونے پر کھڑے ہوئے چند آوارہ لڑکوں کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا، وہ زور زور سے ہنس رہے تھے، شاید شراب کے نشے میں چور تھے۔ اب میں پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہی تھی، جبکہ وہ میری عزت برباد کرنا چاہتے تھے۔ تبھی تو میں ایک قبرستان میں چھپ گئی تھی، یہاں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ تبھی یہ نوجوان آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن یہ آدمی رات کو اس قبر پر پھول ڈالنے کیوں آیا تھا، جبکہ میں نے تو سنا تھا کہ اکثر دن کے وقت بھی لوگ قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور آدھی رات کو تو قبرستان آنا بہت دل گردے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اب وہ مجھے ایک عجیب و غریب گھر میں لے آیا تھا جو بالکل خالی پڑا تھا۔ اس گھر میں 3 کمرے ترتیب سے بنے ہوئے تھے، جبکہ صحن میں پھیلا کچرا بتا رہا تھا کہ برسوں سے اس گھر کی صفائی نہیں کی گئی ہے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس نے مجھے اسی میں جانے کا کہہ دیا۔ میں سہمی ہوئی وہیں بیٹھی رہی۔ میں منتظر تھی کہ وہ کب میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئے، کیونکہ میں کل رات کو گھر سے نکلی تھی اور آج میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ در در بھٹکتی میں اس جنگل میں پہنچی تھی۔ مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اچانک ہی میں نے قدموں کے بھاگنے کی آوازیں سنی تھی، جیسے بہت سے لوگ مل کر بھاگ رہے ہوں۔ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کہیں وہ اسی گھر میں نہ آ جائیں؟
इसी खौफ से मैं बाहर निकली और एक दरख्त के पीछे छुप गई जो बिल्कुल इस घर के पास ही बना हुआ था। मैंने छुपकर देखा तो हैरान रह गई। वो सारे लोग आगे की संग भाग रहे थे जबकि वो नौजवान उनके पीछे भाग रहा था। मैं हैरान थी कि एक अकेला आदमी कैसे इतने सारे लोगों का मुकाबला कर सकता है। फिर दोबारा से मैं उसी कमरे में आकर बैठ गई थी। दर हकीकत मुझे उस लंबे चौड़े नौजवान से बहुत डर लग रहा था। कि इतना ताकतवर है मैं ये नहीं जानती थी। मैं तो उसे एक आम सा इंसान समझ रही थी। भूख से बुरी तरह तड़पती मैं नीचे फर्श पर ही लेट गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे यही मेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया तो मैं उठकर बैठ गई। फिर हैरतों का आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा क्योंकि उसके हाथ में एक खाने की ट्रे थी। वो न जाने मेरे लिए कहाँ से खाना लेकर आया था। इस खाने को देखकर ऐसे लगा जैसे मैंने जिंदगी में इस कदर लजीज खाना नहीं खाया। अभी तो मैंने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया था। वो खाना देकर बाहर चला गया था जबकि मैं खाने पर टूट पड़ी थी। अब मैं खाना खाकर ताज़ा दम हो गई थी। दीवार से टेक लगाए बैठी थी जब थोड़ी देर बाद वो अंदर आया। वो भी मेरे सामने बैठ गया था जबकि मैं उसकी नज़रों से घबरा रही थी। फिर वो खौफनाक लहजे में कहने लगा, तो घर से भाग कर आई हो तुम? जानती हो ऐसी लड़कियों का क्या अंजाम होता है। मैं उसकी बात सुनकर डर गई और जल्दी से कहने लगी, मेरी मजबूरी थी। मेरे घर वाले मुझे जहर देने वाले थे, इसलिए मैं भागी हूँ अपनी जान बचाने के लिए। मुझे उस गलती की सज़ा मिल रही थी जो मैंने की ही नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे तो वो गरजते हुए कहने लगा, मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा क्योंकि मुझे इंसानी लड़कियों से शदीद नफरत है। उसकी वजह यह है कि इन लड़कियों की वजह से मैं अपने एक बहुत अजीज दोस्त को खो चुका हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कौन सा दोस्त है आपका और वो कहाँ पर है? उसने निहायत ही अजीबोगरीब नजरों से मुझे देखा। फिर पुरस्कार लहजे में कहने लगा, जिस कब्र पर सर रखकर तुम रो रही थी वही मेरे दोस्त की कब्र है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे वो शदीद सदमे की कैफियत में है। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। अब मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी। फिर वो अचानक भारी लहजे में कहने लगा, जानना चाहती हो कि उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ दगा करने वाली एक तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गया। उसे इश्क का रोग लग गया था और उसके नतीजे में वो कब्र की गहराई में जाकर सो गया। वो जैसे शदीद कर्ब में मुब्तला था और मैं उसकी बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो मुझे क्या कहानी सुनाता है। लेकिन अचानक ही उसकी खौफनाक आंखें मुझे देखने लगी। अंधेरे में उनकी चमक से मैं डर गई थी। उसका बदलता हुआ चेहरा और खौफनाक तासुरात, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिल तो चाह रहा था कि अभी उठकर भाग जाऊं, लेकिन मुझे यूं डरता देखकर वो कहने लगा, वो कहानी बहुत ही खौफनाक भी है और पुरस्कार भी, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का लड़की नहीं बल्कि एक जिनजाद और लड़की है। अब तो खौफ के मारे मेरा हलक खुश हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी यहीं पर बैठे बैठे मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मुझे तो ये नौजवान भी एक जिन्नात ही लग रहा था। तभी मैं डरते डरते कहने लगी, क्या वो किसी जिनजात की कब्र है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर कहने लगा, हाँ, और मैं भी एक जिनजात हूँ। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। खौफ के मारे मेरे मुंह से एक चीख निकली थी। मुझे यूं चीखें मारते देखकर वो झड़क कर कहने लगा, खबरदार जो यूं चीख चिल्लाकर किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें अपनी हकीकत इसलिए बताई है ताकि तुम किसी गलत फहमी में न रहो। बाहर कब्रिस्तान का गोरकन एक दरख्त के नीचे बैठा है। अगर उसने तुम्हें यहाँ अकेले देख लिया तो घसीटता हुआ अपने साथ ले जाएगा और फिर मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आऊँगा, क्योंकि उसकी नीयत लड़कियों को देखकर अक्सर ख़राब हो जाती है। अब तो मैं चुपकी होकर बैठी रही थी। मेरे मुंह से चीखों की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर वो अपने दोस्त की कहानी सुनाने लगा। आज से कई साल पहले की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त जिनजाद कॉलेज के उस हिस्से में रहते थे जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं था। वहाँ पर घनी झाड़ियाँ और ऊंचे लंबे दरख्त थे और वही हमारा बेहतरीन ठिकाना था। हमें कॉलेजों में रहना इसलिए भी पसंद था क्योंकि वहाँ पर नई नई नौजवान लड़कियाँ दिखाई देती, खूबसूरती में सबको मात देती थी। और ऐसी ही एक खूबसूरत लड़की पर मेरा दोस्त जिनजाद आशिक हो गया। उस लड़की का नाम नीलोफर था।
और वो न जाने क्यों वहाँ अकेली बैठकर रोजाना आंसू बहाती थी। ऐसे लगता था कि वो बहुत दुखी लड़की है, जरूर उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। वो लड़की जब भी आकर आंसू बहाती तो मेरे दोस्त जिनजात को तकलीफ होती थी। मैं उसे समझाता था कि इन इंसानों की तरफ मुतवज्जह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंतहाई मक्कार और चालाक होते हैं, लेकिन उसे उस मासूम लड़की पर बहुत तरस आता था। फिर एक दिन उसके रोने का राज पता चल गया। पता चला कि वो एक यतीम लड़की है और उसे पढ़ने का इंतहाई शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसकी तालीम छुड़वाना चाहते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी बूढ़े आदमी से की जा रही थी। ये कहानी उसने अपनी एक सहेली को सुनाई तो हमने भी उसकी बातें सुन ली थी। अब मेरे जिनजात दोस्त ने उसकी ज़िंदगी में जाने का फैसला किया था। गो कि उसका ये फैसला बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि हम कभी भी इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन अब वो उस लड़की के इश्क में पागल हो गया था। फिर एक दिन वो सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब वो चुपके से उसके पीछे पीछे चला गया। उसने एक खूबसूरत नौजवान का रूप इख्तियार कर लिया था। लड़की की अचानक एक किताब नीचे गिर गई थी। जैसे ही उसने फौरन लड़की के हाथ में थमाई तो वो लड़की नीलोफर उसे देखकर चौंक गई। ये पहली मुलाकात थी और उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो लड़की भी उससे मोहब्बत करने लग गई थी, जबकि मेरा दोस्त जिनजात तो उसके इश्क में दीवाना हो गया था। अब आए दिन वो एक दूसरे से मुलाकातें करते। लड़की उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं थी कि उसके पास आने वाला एक जिनजात है, ना कि कोई इंसान। वो उसे रोज़ाना कीमती तोहफे तहफ़ देता। वो एक गरीब यतीम लड़की थी, लेकिन उसने उसे माला माल कर दिया था। अब वो अपनी माँ के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने लगी थी। उसके घर वाले जो उसे गुर्बत का ताना देते थे, फिर उसकी माँ ने उसके लिए एक अलग घर खरीद लिया। वो अपनी माँ से कहती कि मैं जल्द ही एक लड़के से शादी कर लूँगी जो बहुत अमीर है, और फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उन दोनों ने अपने उस घर को छोड़ दिया था जिसमें वो अपने मामू के साथ रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज में उसकी शोहरत बढ़ने लगी। वो अपनी सहेलियों से कहती कि मुझे अपनी ज़िंदगी का शहज़ादा मिल गया है, जिसके साथ मैं बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारूंगी। हर रोज़ वो उस जिनजात से मुलाकात किए बिना रहती ही नहीं थी। जिनजात की मोहब्बत इश्क का अव्वल दर्जा इख्तियार कर चुकी थी और मुझे उससे खौफ महसूस होता था। फिर एक दिन वो कहने लगा कि मैं उस लड़की को हकीकत बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे इंसान से शादी करे। वो सिर्फ मेरी है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो सिर्फ मुझसे शादी करेगी। फिर मैं उसे समझाते हुए कहने लगा कि देखो, वो तुम्हें अब तक इंसान समझती आई है, लेकिन जब उसके ऊपर ये हकीकत वारिद होगी कि तुम एक जिनजात हो, तो वो कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तस्लीम नहीं करेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी से उसे ये हकीकत बता दो और ज़्यादा आगे मत जाओ। मुझे उसकी ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी। मैं अपने दोस्त से बेपनाह मोहब्बत करता था। फिर वो दिन भी आया जब जिनजात ने उस लड़की को अपनी हकीकत बताई। वो उसे एक नहर किनारे ले आया था। उस नहर के किनारे एक दरख्त के नीचे वो उस लड़की के साथ बैठा था। शाम के साए हर तरफ फैलने को थे। वो लड़की इसरार कर रही थी कि अब उसे घर जाना चाहिए, लेकिन जिनजात आज अपने असली रूप में आकर उसे अपनी असलियत बताने वाला था। जबकि मैं उससे कई कदम के फासले पर मौजूद उन दोनों की गुफ्तगू सुनने के लिए बेताब था कि आया लड़की उसे एक जिनजात के रूप में अपनी ज़िंदगी में कबूल करती है या नहीं। तो जैसे ही जिनजात अपने असली रूप में आया और लड़की को हकीकत पता चली, वो इंतहाई खौफज़दा नजर आ रही थी। खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रही थी। उसे उस जिनजात से इंतहाई खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपने दोस्त जिन्नात के चेहरे पर गहरी उदासी देखी थी। शायद उस लड़की से बिछड़ने का खौफ। मैं उसे समझा रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, वो लड़की कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करेगी। लेकिन वो मुसलसल एक ही बात कह रहा था कि मुझे यकीन है सुबह वो मेरे पास लौट कर ज़रूर आएगी। और फिर मैं हैरान रह गया जब उसकी बात सच साबित हुई। कई महीने बाद वो आज उसके पास आई थी। उसी दरख्त के नीचे खड़ी उसे पुकार रही थी जहाँ पर हम दोनों रहते थे। जैसे ही वो जिनजात के रूप में उसके सामने आया तो लड़की पहले तो उसे देखकर डर गई। फिर उसे कहने लगी कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। लेकिन अब उसके दिल में लालच आ चुका था, जिससे मेरा दोस्त जिन्नात अनजान था। वो इसलिए उसके पास आई थी
क्योंकि वो जिन्नात की मदद से बहुत अमीर बनना चाहती थी। वो अपने रिश्ते दारों को ये दिखाना चाहती थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उसके मन की बात मैं पढ़ चुका था, जबकि जिन्नात की ताकत ये सच न जान सकी। अब मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता जो सिर्फ दिखावे की मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी। वो मेरे दोस्त जिन्नात को धोखा दे रही थी। जिन्नात उसके इश्क में दीवाना हो गया था, इसलिए उसने अपनी सारी दौलत जो शहंशाह जिन्नात ने हम दोनों को तोहफे की शक्ल में दी थी, क्योंकि हम उनका हर काम करते थे, हर वक्त कबीले की मदद के लिए खड़े रहते थे, इसलिए उन्होंने हमें ख़ास तोहफे तोहफ़ देकर नवाज रखा था। तो सारी दौलत उस जिन्नात में उस लड़की के हवाले कर दी थी। वो उसकी दौलत से अपनी ज़िंदगी बदल चुकी थी। लेकिन फिर 2 दिन गुजर गए, वो लड़की उससे मिलने नहीं आई तो वो बुरी तरह बेचैन नजर आ रहा था। फिर मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि अगर वो मिलने नहीं आती तो तुम उससे मुलाकात करने चले जाओ। वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी हकीकत जानती है। ये सुनकर वो खुश हो गया। फिर मैं भी अपने जिन्नात दोस्त का पीछा करता उसके साथ साथ था कि कहीं कोई इंसानों की दुनिया में जाकर उसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन आज उस लड़की का घर सजा हुआ था, बहुत से लोग जमा थे, शहनाइयों की आवाज़ें आ रही थी। तभी मैंने यहाँ से गुजरते एक शख्स से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो कहने लगा इस लड़की की शादी हो रही है और क्या हो रहा है, इतनी सजावट लोग फालतू में करेंगे क्या। वो मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से देख रहा था। जाहिर है मेरा सवाल ही इतना अनोखा था। मैंने देखा मेरे दोस्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर हम दोनों उस कमरे में पहुंच गए जहाँ पर वो दुल्हन बनकर बैठी थी। वो किसी और से शादी कर रही थी, वो भी एक आदमजात से। उसने इस जिन्नात के जरिए अपनी किस्मत तो बदल ली, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी बेवफाई की थी, जिसका सदमा शायद अब मेरा दोस्त बर्दाश्त न कर सकता था। मैं गैज़ो गज़ब का शिकार हो गया। मैं उधर एक ऐसा हंगामा खड़ा कर देना चाहता था जिसकी दहशत से वो सारे मेहमान वापस चले जाएं, लेकिन मेरे उस जिन्नात दोस्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसका इश्क बहुत पाक है, वो इस कदर मोहब्बत करता है कि उसे ज़रा भर भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज अगर उसकी शादी टूट गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर उसने किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है तो उसका फ़ैसला सही है, क्योंकि मैं एक जिन्नात हूँ, एक खौफनाक जिन्नात जो किसी लड़की की ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता। वो मायूस होकर वापस लौट गया था, जबकि मैं उस लड़की से इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मैं उसे दिन रात समझाता कि वो इसके बारे में सोचना छोड़ दे, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे रोग लग गया है। अब वो शदीद बीमार रहने लगा था, उसकी सारी ताकतें ज़ाया हो चुकी थी। फिर मैं उसे कबीले में ले आया, जहाँ पर कबीले के तबीब ने कहा कि बस ये चंद दिनों का मेहमान है, इसके बाद जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक इंसानी लड़की का इश्क इसे यूं जिंदगी से दूर कर देगा। अब मैं उसके वजूद के पास बैठा आंसू बहा रहा था। फिर सिर्फ 14 दिन बाद ही वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। हर रात मैं उसकी कब्र पर आता हूँ। मैंने इंसानों के कब्रिस्तान में ही उसकी कब्र बनवाई थी। सारे कबीले के जिन्नात हैरान थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसके इश्क की दास्तान तो सिर्फ मैं ही जानता था। अब मुझे इन लड़कियों से शदीद नफरत हो गई है। जब भी वो मुझे किसी भी रूप में दिखाई देती हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने जिन्नात दोस्त का बदला हर एक लड़की से लूं। मैं उसकी ये खौफनाक कहानी हैरत से सुन रही थी। उसके दोस्त जिन्नात के साथ जो भी हुआ था वो इंतहाई बुरा हुआ था, लेकिन अब ये न जाने मेरे साथ क्या सलूक करे। ये सोचकर मैं डरी सहमी उसी कमरे में बैठी रही, जबकि वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। जैसे ही सुबह का उजाला फैला तो मैं इस जगह से बहुत दूर भागना चाहती थी, और ऐसे भागी कि पलट कर भी मैंने नहीं देखा था। अब मैं शहर में आ गई थी। लोग मेरे फटे पुराने कपड़ों और मैले कुचैले हुलिये से मुझे कोई भिखारन समझ रहे थे, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ऐसे कोई भी मुझ पर गंदी नज़र नहीं डाल सकता था। ऊपर से मैंने कालक उठाकर अपने मुंह पर मल ली ताकि मैं बिल्कुल ही न पहचानी जा सकूं। कहीं वो जिन्नात अपने दोस्त का बदला मुझसे ही न ले ले, यही सोचकर मैं बहुत घबरा गई थी। इसलिए छुप छुप कर वहाँ मांगती फिर रही थी आते जाते लोगों से। कोई झिड़कियाँ लगा रहा था तो कोई 10-20 रुपए मेरे हाथ पर रख देता।
यूँ मैं एक शहर में आ चुकी थी और यहाँ पर लोगों की बेपनाह भीड़ थी। फिर मैंने देखा एक दरख्त के नीचे एक औरत बैठी है। मैं उसी के पास जाकर बैठ गई। पहले तो वो मुझे अपने पास से भगाती रही, लेकिन जब मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि अम्मा मैं 2 दिन से भूखी हूँ, प्लीज़ मुझ पर रहम करो, वो कहने लगी, अच्छा तू भी कोई घर से भाग कर आई हुई लड़की लगती है, चल ठीक है मेरे साथ काम करना, तेरे ऐश हो जाएंगे। यूँ शाम तक मैं उसके साथ ही रही। फिर वो मुझे अपनी झोंपड़ी में लेकर आ गई। अब मैं बुरी तरह थक चुकी थी। फिर मैंने वहाँ से पानी लेकर मुंह हाथ धोया और थक हार कर उसकी झोंपड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वो कहने लगी, अरे तू तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, फिर ऐसे भिखारन बनकर क्यों घूम रही है? वो अपनी खौफनाक आंखों से मुझे देखे जा रही थी। अचानक ही मुझे उससे खौफ महसूस हुआ। कहीं उसके दिल में कोई शैतानी मंसूबा ना हो, कहीं वो मुझे किसी को बेच ना दे। और मुझे उससे डर भी लग रहा था। लेकिन वो कहने लगी, ऐसे ही मुंह छुपा कर रखा कर, कोई भी तुझ पर बुरी नजर डाल सकता है। अब मैं समझ गई कि ये बुढ़िया मेरे साथ ठीक है। यूँ मैं बेफिक्र होकर उसकी झोंपड़ी में सो गई। लेकिन मैं दूसरे दिन उसके साथ भीख मांगने जाने लगी। वो कहने लगी, अरे तू यहीं पर रुक, बस मैं अभी शाम में आ जाऊंगी, बल्कि तुझे तो मैं बैठ कर यहाँ ऐश करवाऊंगी। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर वो चली गई और मैं अकेली ही झोंपड़ी में बैठी रह गई। रात को वो वापस आई और मुझे एक शरबत पीने के लिए दिया। उस अजीब से शरबत का जायका बहुत ही खराब था, लेकिन उसके कहने पर मैंने वो पी लिया। आज वो मेरे लिए मज़े मज़े के खाने भी लेकर आई थी। लेकिन अचानक ही जैसे ही रात को मैं सोई तो मैंने उसे छुप कर नोटों की गड्डियाँ संदूक में छुपाते हुए देखा। मैं हैरान थी कि बुढ़िया ने तो अच्छी खासी दौलत जमा कर रखी है, लेकिन रात के 12 बजे तो वो किसी से बातें करती हुई दिखाई दी। वो झोंपड़ी से बाहर चली गई थी। मैं समझी कि शायद कोई उसका जानने वाला होगा। फिर वो अंदर आकर लेट गई। लेकिन उस रात किसी ने मेरे कंधे को छुआ और मुझे जगाने की कोशिश की। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही जिनजात था। इससे पहले कि मैं चीख मारकर यहाँ से भाग जाती, अचानक उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कान में खौफनाक सरगोशी करते हुए कहने लगा, यहाँ से फौरन भागो, तुम्हारी इज्जत को खतरा है। उसके कहने पर मैंने चुपके से उस झोंपड़ी से निकलकर भाग गई। बहुत ही दूर भागते भागते मैं यहाँ से इतनी आगे आ गई थी कि वो बुढ़िया मुझे तलाश नहीं कर सकती थी। मैं हैरान थी कि जिनसाद ने मेरी मदद क्यों की, हालांकि वो तो लड़कियों से अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई थी। मेरे पास अब रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। मैं थक हार कर वहां बैठी रही। रात के खौफनाक अंधेरे में मुझे डर भी लग रहा था। तभी मैंने देखा उस दरख्त के पीछे से वही जिनजात मेरे सामने आया था। वो बिल्कुल मेरे करीब बैठ चुका था। उसकी गर्म गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। फिर वो कहने लगा, वो बुढ़िया तुम्हें बेचना चाहती थी, एक बहुत ही घटिया इंसान के हाथों। तुम्हारी इज्जत को रोलना चाहता था। वो तुम्हें कोठे पर ले जाता और रोजाना तुम तमाशा बनती। क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी मंजूर है? मैं फटी फटी निगाहों से उसकी बातें सुन रही थी। मैंने नफी में सर हिलाया तो वो कहने लगा, जब ही मैंने तुम्हें वक्त पर आगाह कर दिया। लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो लड़कियों से नफरत करते हो ना? मैं सर झुकाए उससे पूछ रही थी। तब उसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगा, लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि मुझे कैसे एक लड़की से मोहब्बत हो सकती है। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी तो वो कहने लगा, जिस तरह मेरे दोस्त को मोहब्बत हुई थी, ऐसे ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, वो भी पहली नजर में। तुम्हारा डरा सहमा वजूद उस दिन मेरी आंखों के अंदर समा गया था, और जब तुम वहां से भाग गई तो मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सका। तभी तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं यहाँ पहुंच गया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसका ये इंकशाफ बहुत ही बड़ा था। फिर मैं उसे डरते डरते कहने लगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ अपना सर छुपाकर जिंदगी गुजारूंगी। वो कहने लगा कि हम जिन्नात बहुत नेक होते हैं। अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक घर बनवाऊंगा, लेकिन तुम अकेली नहीं रहोगी, बल्कि जब तक तुम किसी से शादी नहीं कर लेती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब तक तुम्हें किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और वो किस कदर बदला हुआ लग रहा था, मैं हैरत से उसे देख रही थी। फिर उसने अपना वादा सच कर दिखाया और एक प्यारे से घर में रहने के लिए मुझे ठिकाना दे दिया। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जिनजात मेरी हर तरह से मदद कर रहा था। चाहे मुझे खाने की ज़रूरत होती, या फिर कपड़े पहनने की, या फिर कोई और दूसरी चीज़ की ज़रूरत, उसने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर डाली थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी ज़िंदगी का साथी बन गया हो। तभी वो एक दिन एक औरत को लेकर आया, क्योंकि इस कॉलोनी के सब लोग जानते थे कि ये मेरा शौहर है, क्योंकि हमने उसे झूठ कह रखा था। हाँ, फिर वो जिनजात कहने लगा, ये तुम्हारी नौकरानी है, आज से ये तुम्हारी खिदमत करेगी, अब तुम इस घर में अकेली नहीं रहोगी। मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता था। बावजूद इसके कि मुझे मालूम था कि वो जिनजात भी इस घर में मेरे साथ रहता है। अब वो बुढ़िया मेरे साथ ही रहने लगी। वही घर की साफ सफाई करती, जबकि मैं उसके साथ काम काज में मदद कर दिया करती थी। फिर एक दिन वो कहने लगी, बीबी जी, तुम्हारा शौहर तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, ऐसे शौहर तो नसीब वालों को मिलते हैं। मैं उसकी बात पर चौंक गई। कैसे उसे बताती कि वो मेरा शौहर नहीं है, बल्कि वो तो एक जिनजात है जो मेरी खातिर इंसानों की दुनिया में यहाँ पर रह रहा है। लेकिन उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं उसकी तरफ से आज़ाद हूँ। मैं जब चाहूँ किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हूँ, क्योंकि उसका कहना था कि मेरी मोहब्बत जुनूनी नहीं है, और ना ही मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होगा। मैं ज़्यादा तो बाहर आती जाती नहीं थी, इसलिए कभी कभार घर की छत पर ही चली जाती थी। लेकिन एक दिन एक नौजवान को देखकर मैं हैरान रह गई। वो सामने वाली छत पर खड़ा बेनियाजी से पतंग उड़ा रहा था, और मैं उसे देखती रह गई। वो बहुत ही हसीन था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। मैं उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहती थी, लेकिन अचानक ही मुझे याद आया कि मैं तो दुनिया वालों की नज़रों में एक शादीशुदा लड़की हूँ। मुझे हक नहीं पहुँचता कि मैं ऐसे किसी नौजवान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखूं। इसीलिए खामोशी से नीचे आ गई। लेकिन अब जब भी छत पर जाती तो वो सामने खड़ा होता। एक दिन उसने मुझे देख लिया और मुझे अजीबोगरीब इशारे करने लगा। उसके इशारे पाकर मैं घबरा गई थी, लेकिन अचानक मेरे जहन में चचा की बात याद आई। इसी वजह से तो उन्होंने मुझे घर से निकाला था। नहीं नहीं, मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं ऐसी हरकतें करूं। पहले भी एक नौजवान की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। यही सोचकर अचानक उस लड़के के लिए मेरे दिल में बेपनाह नफरत पैदा हो गई थी। हर रात वो जिनजात इस घर में मुझे देखने के लिए आता था कि मैं खैरियत से हूँ, मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा। उसकी मोहब्बत पर मैं खुद हैरान रह गई थी। ऐसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत देख देख कर मैं खुद भी अपने आप को उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँगी। एक दिन मैं बैठी किताब पढ़ रही थी, जब मुझे पड़ोस में से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। मैं अपनी बूढ़ी मुलाजमा से कहने लगी कि ये आवाज़ कैसी है, कौन लड़की है जो रोज़ाना इतने दर्द भरे अंदाज में रोती है। तो वो बूढ़ी मुलाजमा कहने लगी, अरे बीबी जी, क्या बताऊँ, इस लड़की का शौहर बहुत ही जालिम है, रोज़ाना उसके साथ मारपीट करता है। बेचारी के 3-3 बच्चे हैं, फिर भी इसे सुकून नहीं। बहुत ही खूबसूरत लड़की है। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। एक दिन मैं उसके शौहर की गैर मौजूदगी में उससे मिलने चली गई। मैंने देखा वो निहायत ही खूबसूरत लड़की थी और उसके तीनों बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उस लड़की के माथे पर जख्म का निशान था। उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो लड़की सहमे हुए लहजे में कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा शौहर मुझे किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं देता। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों करता है। उसने सर झुका लिया, फिर कहने लगी, सारा कसूर मेरा है, मुझे किसी को धोखा देने की सज़ा मिली है। मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया, और आज देखो मैं कितनी अजियत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया है? मैं हैरान थी। तो वो कहने लगी, मैंने किसी को मोहब्बत में धोखा दिया। पहले उससे उसकी सारी दौलत लूटती रही, और फिर उसे बिना बताए ही मैंने शादी कर ली। लेकिन मैंने सुना कि वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस चला गया था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात था। लड़की की आंखों में दर्द तैर रहा था, जबकि मैं साकित बैठी थी। उसका और मेरा ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ये तो मुझे मालूम भी नहीं था। मैं उसे कैसे बताती कि उसकी सारी कहानी मैं पहले ही किसी जिनजात की ज़बानी सुन चुकी हूँ।
और उसकी कब्र पर एक बार होकर भी आई हूँ। फिर जब मैंने उस लड़की को बताया कि वो जिन ज़ात जो तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता था वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, ये सुनकर वो फूट फूट कर रो रही थी, चीखें मार रही थी। फिर तड़पते हुए कहने लगी, मैं तो उससे एक बार माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब वो कभी नहीं आएगा। शायद मेरी वजह से ही वो मौत की आगोश में चला गया। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, अपने आप को दोष मत दो, हो सकता है कि उसके नसीब में हो। अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करो। अब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी एक दुनिया है। लेकिन उसकी तड़प, उसकी बेकरारी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर आ गई थी। एक अजीबोगरीब कहानी सुनने के बाद मेरे दिल की हालत अजीब हो रही थी। फिर उस रात वो जिनजात कहने लगा कि मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हो। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, मैं आज रात ही वापस अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो हैरान रह गया था, कहने लगा कि ये क्या कह रही हो तुम? देखो, मुझे किसी किस्म का भी धोखा मत देना, या मेरे साथ कोई चालाकी खेलने की कोशिश की तो मैं वो नहीं हूँ जो इतनी आसानी से अपनी जान दे दूंगा, बल्कि मैं एक सख्त दिल जिनजात हूँ। मैं किसी को जल्दी से माफ़ भी नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हूँ, तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं अपने दिल में छुपी जिनजात की मोहब्बत पहचान गई थी। उस दिन वो मेरे पास ही मौजूद था जब मैं उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे किसी का डर खौफ नहीं होता। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा था, क्योंकि वो हमेशा ही निहायत गुस्से में होता था। फिर वो मुझे लेकर एक नहर किनारे चला आया, जहाँ पर बहुत खूबसूरत दरख्त मौजूद थे, फूल, पौधे और नहर का खूबसूरत पानी। मैं दिलचस्पी से ये सारे मंजर देख रही थी। फिर उस दिन मैंने अपने दिल की बातें उससे कही। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुन रहा था। तभी उसने एक अजीब बात कही। वो कहने लगा, क्या तुम मेरी दुनिया में जाना चाहती हो? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जन्नत की दुनिया कैसी होती है। मैंने फौरन ही उसकी बात मान ली थी। फिर वो मुझे एक बहुत बड़े जंगल में ले गया, जहाँ पर जिन्नात का बसेरा था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसने यकीन दिलाया कि उसके होते हुए मुझे कोई छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो एक ताकतवर जिन्नात है। वहाँ से घूमते घूमते हम उसी जिन्नात की कब्र पर पहुँच गए, जहाँ पर पहली बार मेरा और उसका टकराव हुआ था। फिर अचानक ही मेरे जहन में एक बात याद आई। मैं उससे पूछने लगी कि उस रात को ढेर सारे लोग कौन थे जो यहाँ इस कब्रिस्तान में आए थे, लेकिन तुम्हारे खौफ से वो भाग चुके थे। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर कहने लगा, वो सारे इसी गांव के रहने वाले लोग थे, क्योंकि लोगों को इस बारे में तजस्सुस है कि रातों रात ये कब्र कैसे यहाँ बन गई। हालांकि ये तो उस गांव में रहने वाले लोगों की कब्रें हैं जो मर चुके थे, लेकिन इस कब्र का राज कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये इस कब्रिस्तान की सबसे बड़ी कब्र है और यहाँ पर रोज़ाना ताज़ा फूल कैसे पड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इस कब्रिस्तान का गोकन था, इससे भी कोई आता जाता दिखाई नहीं देता। वो खुद भी नहीं जानता कि इस कब्र पर रोज़ाना फूल कौन डालकर चला जाता है, और वो तो मैं ही होता हूँ जो यहाँ पर आता हूँ, उसके कब्र पर फातिहा पढ़ता हूँ। लेकिन जब लोग यहाँ की जासूसी करने आते हैं तो उनके साथ मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे वो चीखें मारते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। वो मुझे बड़ी दिलचस्प बात बता रहा था और मैं बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी। अपने दोस्त से उसकी मोहब्बत को मैं अच्छी तरह जानती थी। अब भी मैं उसके साथ इस घर में रहती हूँ और मुझे कोई खौफ महसूस नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं लगती, क्योंकि उस जिन्नात के साथ मेरी ज़िंदगी मुकम्मल है। पहली बार ये अजीब कहानी इस दुनिया में अंजाम पाई होगी कि एक लड़की ने बिना किसी खौफ के अपने साथ एक जिन्नात को रखा हुआ है, लेकिन सच में ही वो बहुत नेक है। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखता है। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन मैं उस जिन्नात से कहने लगी कि उस लड़की को माफ़ कर दो,
کیونکہ وہ بہت اذیت میں زندگی گزار رہی ہے اور اس کی ساری مشکلیں آسان کر دو۔ کسی طرح اس کے شوہر کا دل صاف کر دو تاکہ وہ اس پریشانی سے باہر آ جائے۔ دیکھو اس کے اپنے بھی بچے ہیں، وہ ان بچوں کو کیسے پالے گی اگر اسی صورتحال میں مبتلا رہے تو؟ یوں جن ذات نے میری بات مان کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ اس لڑکی کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اپنے بیوی بچوں کو باہر بھی لے جاتا تھا، گھمانے پھرانے بھی۔ وہ اپنی زندگی میں تھوڑی بہت خوش ہو کر جینے لگی تھی، ورنہ وہ بہت اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی، جبکہ میں اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھی۔ کہنے کو تو دنیا والوں کے سامنے میں ایک شادی شدہ لڑکی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں آج بھی کنواری ہوں۔ پھر میں نے 2 جڑواں خوبصورت بچوں کو گود لے لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھے، ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے۔ میں ان دونوں کو پالنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑے ہونے لگے اور اب میری زندگی ایک نئے ڈھب پر آ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ جن ذات میرا ایسا خیال رکھتا جیسے وہ مجھ سے عشق کے آخری درجے پر پہنچ گیا ہو، اور میں بھی اس کی محبت میں سرشار تھی۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ میں اپنی اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی تھی جو چاچا کے گھر میں مجھ سے ہوئی تھی، اور پھر وہ میری غلطی تھی بھی نہیں، مجھے بنا کسی بات کی سزا دی گئی تھی۔ میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، لیکن ہر رات چپکے سے وہ جن ذات کہیں جاتا ضرور ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ وہ اپنے اسی دوست جن ذات کی قبر پر جاتا ہے جس پر پھول ڈالنا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، اور اس گاؤں کے لوگ آج تک نہیں یہ جان پائے کہ یہ قبر کس کی ہے اور اس پر پھول ڈالنے والا کون ہے۔ آج تک ان کے لیے یہ ایک تجسس کی بات ہے، اور یہ بات صرف میں جانتی ہوں، اس لیے میں یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔